हे एवरीवन, आई एम रंजीत आर्य, ओनर ऑफ आर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा अमर शहीद भगत सिंह के बारे में, जिसे आप भूल चुके हो। आज मैं उनके बारे में पूरी चर्चा करने वाला हूं। आज उनको सत सत नमन करता हूं, श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं उनके लिए। जन्म 1907 ईस्वी में लियालपुर लाहौर के अंदर हुआ था, जो आज प्रेजेंट में पाकिस्तान में स्थित है लाहौर। माता विद्यावती, पिता किशन सिंह हैं। बचपन में ही एक ब्रिटिश हुकूमत का स्कूल होता था, उसमें ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया। मैं इसमें पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं अंग्रेजों के स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, उन गोरों के स्कूलों में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मना कर दिया। दयानंद एग्लो वैदिक पद्धति के हिसाब से उन्होंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करते करते इतने होशियार के पढ़ाई के साथ साथ 50 किताब उन्होंने ऐसे ही 50 पुस्तकों को पढ़ डाला। अदर एक्टिविटी, पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, अदर एक्टिविटी की किताबों को पढ़ के डाल दिया। वो थे भगत सिंह। हर जगह खड़े नहीं हुआ करते थे। जहां पर आजादी 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 आजादी, जहां पर आजादी के नारे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वहीं पर खड़ा हुआ करते थे। वो जानते थे कि मेरा भारत देश अंग्रेजी शासन के बंधन में जकड़ा हुआ है, गुलाम हो चुका है। भारत उसे आजाद कराना हमारा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है, स्वयं का कर्तव्य है उसको आजाद कराने का। छोटे थे, आप सभी को मालूम है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। उसी समय की बात है। भगत सिंह छोटे थे और 14 वर्ष की उम्र में छोटे थे और घर से निकल पड़े। पहुंचे जलियांवाले बाग में, जहां पर जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, वहीं पर पहुंच गए और जाकर के देखा कि वहां पर उनके दिमाग में आवाजें ऐसी लग रही थी कि जाने पता नहीं क्या हो गया है। वहां पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया अपने सैनिकों को, और बहुत सारे लोग गोलियों से भून दिए गए। और बहुत सारे लोग तो जो कुआं था उस कुएं में जाकर के गिर पड़े, गिर गए, आपस में दब दब करके मर गए। आज वही कुआं, जिस कुएं में पानी निकाला जाता है तो पानी भी बूंद बूंद उसकी कई बूंदें खूनों की निकलती हैं। आज भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के जवानों ने, वीर शहीद भगत सिंह का अहम रोल है भारत को आजाद कराने में, और उनको हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। जब वो जाकर के जलियांवाले बाग में वो खून देखते हैं तो उसको जाकर के भर लेते हैं एक बर्तन में, और भरने के बाद में क्या होता है कि भरने के बाद में घर पर लेके आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, बड़ा चिंतित होते हैं। तब तक बहन आ जाती है उनकी, और बहन जी पूछती हैं, हे भगत आपको क्या हो गया, क्यों परेशान हो, इतना लेट क्यों आए हो, कहां गए थे? तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं गया था, ये मेरे उन जवानों की मिट्टी है, उन जवानों का खून है, इसमें उन जवानों का खून है जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए जलियांवाले हत्या बाग में अपनी जान को गंवा दिया। उन्हीं का ये खून है, मैं इनका बदला लेकर ही मानूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं मानूंगा, ये कह दिया उन्होंने। फिर क्या होता है, कुछ बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद में क्या होता है कि खेती करते हैं। उनके पिताजी किशन सिंह हैं, उनके पिताजी खेती किया करते थे और पिताजी के साथ चले जाते हैं। पिताजी बो रहे थे आम की गुठली, और आम की गुठली बो रहे थे तो पिताजी से पूछा कि पिताजी आम की गुठली क्यों बो रहे हो? तो पिताजी बोले कि आम आएंगे, पेड़ बड़ा होगा, छांव भी होगी, हम बैठेंगे उसमें, आम पैदा होगा, हम खाएंगे उनको और हम तंदुरुस्त होंगे उन फलों को खा करके। लेकिन बेटा कहता है तो मैं बंदूक बोऊंगा। अरे बंदूक बोऊंगा तो बंदूक बड़ी होगी, बंदूक निकल करके आएगी तो मैं अंग्रेजियों को धू करके यहां से भगाऊंगा, इंग्लैंड के लिए जहां भी जाना है अंग्रेजों को उनके घर भगाऊंगा, यहां से भारत को खाली करा दूंगा। आपके सामने बड़ी जोश के साथ आया हूं, बड़े रोष के साथ आया हूं, बस कुछ आस करके। कुछ बाद में क्या होता है कि वो छोटी उम्र की बात होती है और नहीं समझ पाते हैं, और बंदूक की बात करते हैं कि बंदूक मैं बोऊंगा। लेकिन बंदूक आप समझते हो, वो सोचते हैं कि मैं आप भारत देश को कैसे आजाद कराऊं। लेकिन उम्र छोटी होती है, समझदार थोड़े कम होते हैं, लेकिन समझदारी पूरी होती है। आज मैं कहता हूं कि वो 23 साल की उम्र में भगत सिंह उतना कुछ कर गए जो कि आज हम 92 साल तक उनको याद कर रहे हैं। और जीवन भर जब तक भारत का नाम रोशन रहेगा तब तक हम लोग, हमारी पीढ़ी
पीढ़ी दर पीढ़ी उनको याद करेगी, कभी नाम मिटने वाला नहीं है। दोस्त आज भी कहना चाहता हूं, मोटिवेशन स्पीकर हूं, बोलना चाहता हूं कि ऐसा ही नाम रोशन कीजिए जो कि आपका नाम हर समय जागृत रहे। आप रहें या ना रहें, लेकिन आपका नाम सदा इस विश्व में गूंजता रहे, चमकता रहे और उछलता रहे, जैसे भगत सिंह का नाम आज मैं ले रहा हूं। शायद है कुछ समय बाद अगर आप कुछ कर जाए तो आपका भी कोई नाम ले, तो इसीलिए कहता हूं कि आप कुछ काम कीजिए। 1920 के आसपास की बात है। गांधी जी के पास इतनी बड़ी पावर हो गई, भारत की शक्ति गांधी जी के पास थी। भारत को आजाद कराने के लिए गांधी जी बड़े बड़े आंदोलन कर रहे थे और बड़ी ताकत गांधी जी के पास थी, और इन्होंने देखा, गांधी जी से बड़े प्रभावित हुए। देखा तो गांधी जी के पास जाकर के गांधी जी की टीम को ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने क्या हुआ कि गांधी जी ने लागू कर दिया, हिंदी में कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं अहिंसात्मक आंदोलन। अहिंसात्मक आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लागू कर दिया। किसने? गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लागू कर दिया, और इससे भारत आजाद होने में बहुत ही मदद मिलने वाली थी। लेकिन क्या हुआ, बीच में एक बात और हो गई। क्या हुआ कि 1922 ईस्वी में चोरी चोरा कांड आपने जरूर सुना होगा। चोरी चोरा कांड हुआ था, भूल गए क्या? नहीं दोस्त, चोरी चोरा कांड में क्या था कि भगत सिंह थे, और भगत सिंह के साथ में बहुत सारे उनके दोस्त जाकर के और उन्होंने एक हमला कर दिया। चोरी चोरा जो स्थित है गोरखपुर में, चोरी चोरा एक स्थित है, बिहार के पास में स्थित चोरी चोरा एक स्थान है, और वहां पर जाकर के इन्होंने आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया कि वहां पर अंग्रेजी शराब, अंग्रेजी कपड़े, अंग्रेजी वस्तुएं बिक रही थी। जाकर के वहां पर इन्होंने प्रदर्शन किया, शोर मचा दिया कि अंग्रेजी हुकूमत वापस लो, अंग्रेजों भागो यहां से, अंग्रेजों जाओ यहां से, अंग्रेजों जाओ यहां से। वहां का व्यापारी जो बेच रहा था वो जाकर के और कंप्लेंट करने जाता है थाने में, और थाने के सामने ही ये आंदोलन कर रहे थे। सुना इन्होंने, और सुनने के बाद में गुप्तेश्वर नाम का वहां पर थानेदार रहता था। कौन? गुप्तेश्वर वहां का थानेदार रहता था, और थानेदार ने ही आकर के इनके सामने, सबके सामने खड़ा हो गया कि इसको बंद करो, और वो भी बोलने लगा इसको बंद कराओ, कैसे भी बंद कराओ। और जाकर के देखा तो उसने हवा में सीधे सीधे फायर कर दिए 2-3, और फायर करने के बाद में तब भी हमारे देशभक्त पीछे नहीं हटे, और पीछे नहीं हटे तो उसने फिर नहीं माने तो उसने फिर 2-4 को गोली मार दी, और गोली मारते ही कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। और कुछ समय ये हुआ कि उसकी बंदूक में ही गोली निबट गई, और बंदूक की गोली जब खत्म हो गई तो खत्म होने के बाद में क्या हुआ, सब ने इकट्ठा होकर के दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन मारा, बहुत मारा, और मार करके सारों को ले गए, उसमें भगा के थाने में ले गए, और ले जा करके आग लगा दी, और 17 लोग उसमें मारे गए, आग से जल गए। वो 17 सिपाही उस थाने के आग से जल गए। और जलने के बाद में क्या हुआ कि जब गांधी जी को ये चीज पता चली तो गांधी जी कहे ये आपने क्या कर दिया, ये तो सत्यानाश कर दिया। वैसे ही गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया और बोले कि आप अगर हिंसा का आंदोलन कर रहे हो इसलिए मैं अभी आंदोलन नहीं चला रहा हूं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेता हूं। और उन्होंने वापस ले लिया और आंदोलन वहां से बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने हिंसा का आंदोलन चला दिया था भगत सिंह ने और लोगों ने। इसीलिए अब उसके बाद में क्या होता है, अब गांधी जी के विचारों से जो है भगत सिंह बड़े चिंतित होते हैं और दोस्तों के पास जाते हैं, जाकर के बोलते हैं तो वो कहते हैं कि अलग से एक और नरम दल और गरम दल, 2 दल बन हो गए अब तो, क्योंकि गरम दल हो गया भगत सिंह का और नरम दल हो गया महात्मा गांधी का, अब 2 दल हो गए। अब देखिए 1924 की बात है, 1924 में 17 वर्ष के थे, पहुंचे मां के पास। मां बोली बेटा शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, कुड़ी बड़ी सोंडी है, कुड़ी बड़ी सोंडी है, तेरा ध्यान रखेगी, तुझे सही से खाना देगी और तुझे लालन पालन करेगी, तू शादी कर ले। उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, जो दुल्हन मेरी होगी वो मेरी दुल्हन नहीं होगी, दुल्हन तो मेरी आजादी ही होगी। इसीलिए पिता माता से जाकर के पत्र रात में लिख करके और भाग गए, चले गए। मां बेटा रोती बिलखती रह गई, मां रोती थी। सीधे सीधे जाकर के और पंडित चंद्रशेखर आजाद की टीम को ज्वाइन कर लिया और वहीं पर सीखा करते थे, मेहनत किया करते थे। और इसके बाद में क्या हुआ कि 1925 ईस्वी में आपने सुना होगा काकोरी कांड हुआ था, जो
लखनऊ से ट्रेन आ रही थी और काकोरी कांड, जो काकोरी स्टेशन था, वहां पर इन्होंने कर दिया आंदोलन। आंदोलन क्या, उन्होंने लूट कर ली, पैसे की जरूरत थी, सरकारी खजाने को लूटा, अंग्रेजी खजाने को लूटा, और लूटने के समय ही उन 2 लोगों की वहीं पर फांसी की सजा सुना दी गई। वहीं से क्या हुआ, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां को भी जेल कर दी गई और फांसी की सजा सुना दी गई। जैसे ही उनकी फांसी की बात भगत सिंह को पता चली, और पता चलने के बाद में इन्होंने सोचा मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि कागज लिखना स्टार्ट कर दिए, लेख लिखना स्टार्ट कर दिए, और लेख लिखते थे, अंग्रेजों के खिलाफ में लेख लिखा करते थे। और जाकर के पहुंच गए दशहरा ग्राउंड में। जाकर के उन्होंने क्या किया कि दशहरा ग्राउंड में जाकर के और एक वहां पर जाकर के सब लोगों को पर्चे बांटना स्टार्ट कर दिए। पर्चे जब बांटना स्टार्ट कर दिया, अंग्रेजों को पता चला और पुलिस ने जाकर के गिरफ्तार कर लिया। जब फिर इसके बाद में कहा कि इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन बात आई जब पैसे देने की, तो 60,000 रुपए, वो 92 साल पहले 60,000 रुपए बहुत हुआ करते थे मेरे दोस्त। 60,000 रुपए देकर के उन्हें पिता ने उनको छुड़वाया वहां से। अब बताइए 60,000 कितने होते थे। और उसके बाद में ये घर आ गए। इसके बाद में लाला लाजपत राय से जाकर के मिले, और लाला लाजपत राय वैसे तो इनके अलग विचारधारा के थे, वो नरम दल के थे, और लेकिन भगत सिंह गरम दल के थे। इसीलिए तो फिर लाला लाजपत राय के साथ में मिल गए, और मिलने के बाद में उन्होंने कहा कि हम लोग एक आंदोलन करेंगे, और जो है अहिंसात्मक आंदोलन होगा, हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही जाकर के वहां पर हमें बोलना है, और हम कहेंगे कि साइन कमीशन वापस लो, साइन कमीशन वापस लो, साइन कमीशन वापस लो। पहुंच गए और जाकर के नारेबाजी करने लगे, साइन कमीशन वापस लो, साइन कमीशन वापस लो, साइन कमीशन वापस लो। क्या हुआ कि वहीं पर पुलिस ने आकर के डंडे मारना स्टार्ट कर दिए, सभी को पीटा, और उसी में क्या हुआ कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब तो भगत सिंह बड़ा ही चिंतित हो गए कि अहिंसात्मक आंदोलन कभी नहीं चल पाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं सैंडर्स की हत्या लेकर ही अब बदला लूंगा। पहुंच गए थाने के सामने, पेड़ के पीछे छिप गए, और छिपने के बाद में जैसे ही सैंडर्स बाहर निकला, और निकलते ही जैसे ही निकला, वैसे ही राजगुरु ने सीधा एक फायर दिया लगा सीधा जाके। उसके बाद भगत सिंह ने दे दनानंद 3 फायर लगातार दिए, और 3 फायर देने के बाद में सैंडर्स मर गया। और ये वहां से छुपते छुपते डीएवी से निकल गए, और निकल के बाहर निकल गए। अब बात यहां आई कि हम कैसे भी न कैसे पकड़ेंगे भगत सिंह को। पकड़ने के लिए पुलिस पूरी जगह लग गई। लाहौर में रेलवे स्टेशन पर जांच पड़ताल चलने लगी, कहीं भगत सिंह बाहर न निकल जाए। लेकिन भगत सिंह का भी प्लान निकल रहा था कि कैसे निकला जाए। वहीं की बात है, क्या हुआ कि वहीं पर भगवती चरण की पत्नी दुर्गा भाभी जो थी, उनको अपनी पत्नी के साथ में रोल निभाने का कहा कि थोड़ी देर के लिए हमारी पत्नी का रोल निभा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने पत्नी का रोल निभाने के लिए सही से कपड़े पहने, हेड लगाया, और दाढ़ी वाड़ी काट के बिल्कुल एकदम अंग्रेज की टाइप में हो गए, और जाकर के सीधे और राजगुरु को अपना नौकर बनाया। और उसके बाद में उसको थर्ड क्लास की टिकट दिलाई, और अपने को फर्स्ट क्लास एसी की टिकट दिला करके चले गए, निकल गए कोलकाता को और भटिंडा के रास्ते। चलिए फिर क्या होता है कि इन्होंने जाकर के बहुत सारे आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि इसके बाद में इन्होंने किया, असेंबली के अंदर जाकर के इन्होंने एक बम बनाया और वहीं से फोड़ दिया। और इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को जगाने के लिए धमाका ही जरूरी है, धमाका ही जरूरी है। इन्होंने वहां पर बम गिरा दी, और बम गिराने के बाद में असेंबली में पूरे में धुआं ही धुआं हो गया। लेकिन वो बम वैसी नहीं थी जिससे मतलब लोगों को नुकसान पहुंचे, वो ऐसी बम थी जिससे धुआं धुआं हो जाए। तो इन्होंने वहीं पर खड़े हो गए और नारे लगाने लगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और जैसे ही उनको वहां से पकड़ा, और पकड़ के उनको 2 साल की जेल कर दी। और जेल करने के बाद में ही ये क्या करते थे, जेल में ही आंदोलन किया करते थे। वहां पर रहने की व्यवस्था ठीक नहीं थी, खाने की व्यवस्था ठीक नहीं थी, सब्जी ठीक से नहीं मिलती थी। इसके ऊपर सारे इंडियंस लोगों ने मिलकर के और आंदोलन स्टार्ट कर दिया। अब अंग्रेज बहुत परेशान हो गए, अरे ये तो आंदोलन जेल में भी रह करके कर रहे हैं, क्या करें इनका। तो भगत सिंह को कर दिया अलग, भगत सिंह को अलग कर दिया और सबको अलग कर दिया। अब भगत सिंह को अलग किया करते थे, लेकिन भगत सिंह कहते थे मैं ऐसा बंदा हूं जो कि
नहीं, वहां भी आजाद था और जेल में भी आजाद हूं, भगत सिंह यह भी किया करते थे। लेकिन दोस्त, यही बात है कि बहुत संघर्ष किया भगत सिंह ने हमारे जीवन में, और उन्होंने अपने जीवन में हमको हमारे जीवन को ठीक से बनाने के लिए अपने जीवन को खो दिया। और वही जब फिर फांसी की बात आई और फांसी देने का समय आया, अंग्रेज आया, और तब वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे और कह रहे थे, कहा उन्होंने कि चलो आपकी फांसी का समय है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भी अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, अभी रुकिए, ठहरिए। और क्या हुआ कि अंग्रेज बड़े परेशान थे कि 24 मार्च 1931 को फांसी देने का जो है तय किया गया डेट। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज बहुत परेशान थे, उन्होंने सोचा कि अगर 24 मार्च को ही फांसी देंगे तो वहां पर आकर के जनता बड़ी आंदोलन कर देगी, हिंसात्मक आंदोलन हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इसको फांसी एक दिन पहले ही दे दी और एक दिन पहले ही फांसी में बुला लिया गया। और फांसी पर बुला करके 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी पर बुलाया और बुला करके इनसे कहा कि आपको फांसी लगने वाली है। इन्होंने कहा फांसी हम लेंगे बिल्कुल, लेकिन मुंह पर काला कपड़ा और हाथों को मत बांधना। लेकिन अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हाथों को हम नहीं बांधेंगे, लेकिन मुंह पर काला कपड़ा तो डालना पड़ेगा। चलो ठीक, सही से फांसी के फंदे को चूमा और फांसी पर चढ़ गए। अरे मुझे गर्व होता है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है जहां पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अन्य क्रांतिकारी, बड़े बड़े क्रांतिकारी आए थे। मैं आज वह उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। मुझे आज बहुत बहुत धन्य होता हूं, मुझे गर्व होता है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है। मैं आज दुख भी होता है, मुझे दुख ये होता है कि कुछ लोगों ने उनको आतंकवादी बताया और उनको आतंकवादी घोषित कर दिया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे कहीं कोई गर्व इस बात पर, कोई मुझे ऐतराज नहीं है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐतराज इस बात से है कि भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र के नाम से क्यों नहीं जाना जाता। यह बात मुझे बताइए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह बात आगे तक पहुंचे। और सभी से मैं कोर्ट वालों से कहना चाहता हूं, संसद वालों से कहना चाहता हूं कि भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का दर्जा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आपने वीडियो को पूरा देखा है, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहेंगी। और अच्छी लगी होगी तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलोगे ही नहीं, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। अच्छी सी प्यारी सी एक कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी। आपके लिए और भी वीडियो ऐसे ही लाता रहूंगा। तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।